नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जिसमें कि हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले भी हमने जो है एक लेक्चर्स कवर किया हुआ है, जिसमें कि आपको हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज कराए हुए थे। और देखिए, इसके अलावा हमने एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन सभी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इस एग्जाम से ओरिएंटेड हमने बनाया हुआ, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो इनका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां जाके उसे आप लोग बाय कर सकते हैं। और आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपको जो है पूरा कंप्लीट जनरल नॉलेज, जितने भी जनरल अवेयरनेस के पार्ट है, तो आपको जो है क्वेश्चन के थ्रू लेक्चर बना देंगे और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। तो देखिए, आज के क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, जो कि प्रीवियस ईयर में सारे आपके पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि अ बॉडी इन मोशन एसेंशियली एक्वायर्स। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में रहती है तो उसके अंदर में कौन सी एनर्जी आएगी? तो इसमें दिखिए दिया काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल या फिर हीट एनर्जी। तो कोई भी बॉडी अगर मान लीजिए मोशन में रहती है तो वो जो है एसेंशियली वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो एनर्जी रहता है तो इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स जो रहते हैं, तो मेनली हम लोग यहाँ पे दो के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि मेन आपका रहता है। एक आपका पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है आपका यहाँ पे, तो ये जो है बॉडी के अंदर में उस समय पोजेज होती है। तो जब वो बॉडी जो है मतलब कि वो पोजीशन पे हो, कोई एक रेज्ड हाइट पे हो, तो उसका पोजीशन के चलते जो एनर्जी जो रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, की उसके अंदर में हो जाएगी। तो अब देखिए, बॉडी यहाँ पे मान लीजिए आपका वो रेस्ट में हो या फिर वो डिफॉर्म स्टेट में हो, वो किसी भी अवस्था में हो, बट वो मोशन में नहीं है, लेकिन वो जो है उसका पोजीशन कुछ है, कुछ हाइट पे है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लीजिए जो आपका आता है यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में, तो वो जो है उसका एक स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर कोई सिस्टम ऑब्जेक्ट है तो उन सभी का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज पी इज इक्वल टू एम जी है, जिसमें कि आपका एम यहाँ पे मास है उस बॉडी का, और जी यहाँ पे है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच जो है इसमें, तो ये है उसका हाइट, कि बॉडी को जो जिस हाइट से लिफ्ट किया गया हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेट है जो कि एक कुछ हाइट तक ये रेस्ट किया गया है, तो सिंस इसमें एज फैक्टर मतलब हाइट है समथिंग, द पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर में रहेगी। उसी तरीके से वाटर जो रहता है डैम के, जैसे डैम में जो स्टोर्ड रहती है वाटर, तो वो भी आपका एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का। इसके अलावा और भी आपके दिया हुआ, जैसे कार जो पार्क आपका रहता है टॉप ऑफ हिल पे, तो ये भी कुछ हाइट पे है, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। और वहीं पे जैसे बो एन आरो का आपका है, जैसे मान लीजिए ये बो को जब ये स्ट्रेच करता है तो उसके अंदर में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये सारे एग्जांपल आपके पोटेंशियल एनर्जी के। और वहीं पे देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी आपका है, तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी में उस समय पोजेज होती है कि जब बॉडी मोशन में आ जाए, मोशन में जब रहेगी तो उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब देखिए, जो मोशन में रहेगा आपका यहाँ पे, तो बॉडी का जैसे इसमें जो अमाउंट ऑफ जो वर्क डन होती है यहाँ पे, अब क्योंकि इसमें देखिए जो मोशन में रहेगा तो उसमें जैसे वेलोसिटी रहेगी ही रहेगी, तो जो इसके लिए वेलोसिटी जो लगती है इंक्रीज करने के लिए जो भी वर्क डन लगती है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है कुछ वैल्यू तो होगा ही होगा उसका। तो यहाँ पे जैसे जीरो से लेके कुछ सम वैल्यू तक जाती है, तो उसका आप लोग काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। दैट इज 1/2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसमें कि एम आपका मास है बॉडी का, और भी जो है वेलोसिटी है उस बॉडी की। तो इस फॉर्मूला के थ्रू जो है आप लोग याद रखना, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए जैसे कार कोई ट्रैवल कर रहा है रोड पे, तो वो जो है एग्जाम्पल आपका काइनेटिक एनर्जी की इसकी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर में वेलोसिटी रहेगी ही, क्योंकि वो जो है मोशन में आ चुका है। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जो रिवर है, रिवर फ्लो करता है सर्टेन स्पीड के साथ में, तो उसके अंदर में भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। और एक एग्जाम्पल आपका इसमें पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन है, तो वो आप देखते होंगे कि जब वो लैंडिंग करता है और वो जब फ्लाई करता है, यानी कि जब ऊपर वो जब उड़ता है फ्लाइट के दौरान और लैंडिंग के दौरान, तो किस केस में जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी एरोप्लेन का जो है उस समय ज़्यादा रहेगा जब वो फ्लाइट के दौरान रहेगा, यानी कि जब वो फ्लाई कर रहा होगा। और उस समय इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए उसका मास भी ज़्यादा रहेगा उसके अंदर में, और साथ साथ में जो स्पीड वेलोसिटी जो रहती है उसकी वो भी ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से लैंडिंग के दौरान और जो फ्लाइट रहता है उसका, उसके कंपैरिजन में, मतलब कि जब वो फ्लाइट कर रहा होगा तो उस समय ज़्यादा रहेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग याद रखना है, इससे भी आपके एक एक दो पॉइंट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
फिर देखिए अगला आपका है यहाँ पे कि द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द फूड इज मेजर्ड इन। तो जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है तो उसे हम लोग मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट सिंपल आपसे पूछी गई है। तो देखिए एनर्जी का एक यूनिट होता है कैलोरी। तो अब बाकी जो हम लोग फूड जो भी ईट करते हैं हम लोग, तो वो भी जो है हम लोग कैलोरी में ही मेजर करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब द इंक ड्यू टू। तो जो ब्लॉटिंग पेपर होता है तो वो इंक को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके पीछे कौन सा फिनोमिना आपका है? तो देखिए यहाँ पे जो है कैपिलरी एक्शन फिनोमिना रहती है, कि जो ब्लॉटिंग पेपर आता है तो वो इंक को ऑब्जर्व कर लेता है बाई कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ये सारे फ्रिक्शन से क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का इसमें से कौन सा एक रॉन्ग एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि वॉशिंग मशीन पुश्ड अलोंग ए फ्लोर। तो देखिए फ्रिक्शन आपका उस समय जब रोल में आता है आपका, कि जब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट अगेंस्ट में काम वहाँ पे कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर हम स्लाइडिंग कर रहे होंगे, या तो फिर वहाँ पे हम उसे जो है रोलिंग कर रहे होंगे, तभी जो है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, यानी कि कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंस वॉशिंग मशीन को पुश किया जा रहा है फ्लोर के अलॉन्ग में, तो यहाँ भी जो है फ्रिक्शन एक रोल प्ले करेगा। वहीं पे बी में देखिए दिया हुआ है कि स्लेज स्लाइडिंग अक्रॉस ए स्नो। तो स्नो के क्रॉस मान लीजिए कोई स्लाइडिंग कर रहा है, तो वहाँ भी जो है स्लाइडिंग ही कर रहा है, कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ भी फ्रिक्शन एक रोल प्ले करेगा। और वहीं पे देखिए सी में दिया हुआ है कि पर्सन स्लाइडिंग डाउन ए स्लाइड। अगर मान लीजिए वो पर्सन है कोई स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ भी जो है फ्रिक्शन एक रोल प्ले करेगा। लेकिन डी में देखिए दिया हुआ है कि पर्सन लिफ्टिंग एन हैवी ऑब्जेक्ट। अब कोई पर्सन है वो हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है और जो ऑब्जेक्ट है हैवी ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट में नहीं है किसी भी सरफेस के साथ में, तो इस केस में जो है यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लेगा। तो ये एक रॉन्ग एग्जांपल आपका है फ्रिक्शन का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स आपका वो फोर्स रहता है जो मोशन को, माने कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में है तो उसके मोशन को वो अपोज करेगा, जब भी मान लीजिए बॉडी कॉन्टैक्ट में आएगा किसी दूसरे बॉडी के अपोजिट में। तो इस केस में यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, दूसरी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका रहता है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का आपका एग्जाम्पल है, क्योंकि उसी समय ये एग्जर्ट करता है कि जब मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो अनदर बॉडी के ऊपर में, उसके ऊपर में जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट में आएगा या फिर जो है उसके ऊपर में चलेगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रिक्शन जो आपके रहते हैं, तो ये आपका एक रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा रहता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए जो काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका है, तो ये वो अपोजिंग फोर्स आपका होता है कि जो बॉडी में उस समय ये एक्ट करेगा, जो बॉडी जैसे ही वो मूव करना ट्राई करता है, यानी कि जैसे मूव करना स्टार्ट जस्ट ही करता है, तो उसके पहले जो लगता है यहाँ पे, मतलब कि जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर में, और तो वो बोलेंगे हम लोग वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। यानी कि एक्चुअल मोशन होने से पहले जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले जो फोर्स लगेगी तो वो आपका रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन का। और वहीं काइनेटिक फ्रिक्शन आपका ये वो अपोजिंग फोर्स आपका होगा, कि ये उस समय प्ले आएगा आपका कि जब बॉडी मान लीजिए एक्चुअली मूव करना है, इसने शुरू कर दिया है दूसरे बॉडी के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आपका है। तो देखिए इसके दो होते हैं आपके, एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है इसका रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, इसका कंपैरिजन और एग्जांपल आप लोग दोनों अच्छे से समझना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं हम लोग किसी सरफेस के ऊपर में, तो ये एग्जांपल आपका रहेगा स्लाइडिंग का। एग्जांपल के आप थ्रू समझ सकते हैं, जैसे आप दोनों हाथ को आप रब करते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे देखिए हीट क्रिएट होता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है आपका स्लाइडिंग आप कर रहे हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कोई ब्लॉक है, आप उसको स्लाइड कर रहे हैं, कोई फ्लोर है आपका, यहाँ पे आप ब्लॉक उसको स्लाइडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपका एक एग्जांपल आपका रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स का, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल रहेगा। और फ्रिक्शन तो लग ही रहा है क्योंकि वो जो है दूसरे बॉडी के उसके ऊपर में अगेंस्ट में काम कर रहा है, यानी कि वो जो इसके कॉन्टेक्ट में आया हुआ है। उसी तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन जो आपका है, जब कोई बॉडी रोल कर रहा होगा किसी दूसरे सरफेस पे, यानी कि दूसरे बॉडी के सरफेस पे, तो वहाँ पे आपका जो एक रोलिंग फ्रिक्शन का जो है एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे टायर जो रहते हैं व्हीकल्स के अंदर में, आप देखते होंगे जो रोड पे आपका चलता है, तो यहाँ पे क्या कर वो रोलिंग कर रहा है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट में तो है ही सरफेस से, तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन का आपका एक रोल प्ले करेगा। उसी तरीके से बॉल जो मूव करता है सरफेस के ऊपर में, तो वो भी एग्जाम्पल आपका है रोलिंग फ्रिक्शन का है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन सा केस में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन या फिर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसमें देखिए जो रोलिंग फ्रिक्शन आपका रहता है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लगती है, और वहीं पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगती है। आप इसका एक एग्जांपल के तौर आप ये देख सकते हैं, मान लीजिए कोई सिलेंडर जो रहता है, सिलेंडर गैस है, आप उसको एक स्लाइड करके देखिए और एक बार आप रोलिंग करके देखिए, आपको ज़्यादा कंफर्ट लगेगा जब आप उसको रोल करते हुए ले जाइएगा, उस समय जो है काफ़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो है फ्रिक्शन कम लगती है। लेकिन उसी को आप अगर स्लाइड करते हुए आप ले जाइएगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपका ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से
रोलिंग करना काफ़ी आसान होता है कोई भी बॉडी को, जबकि उसके स्लाइड करने के बजाय में, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो रहता है आपका यहाँ पे ये ग्रेटर होता है देन कंपेरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो आई होप कि अब आप लोग जो फ्रिक्शनल फोर्स के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। अब वही देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि अ कार स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग द ब्रेक मेनली, अब मेनली ड्यू टू डैश फोर्स। तो कार जैसे मान लीजिए स्टॉप आपका हो जाता है जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उसमें, तो इसमें जो है कौन से फोर्स के चलते होती है, तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स लगती है जिसके चलते कार स्टॉप कर जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है इसमें कि मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए जो टॉप यानी कि जो लट्टू रहता है जब वो स्पिन करता है, जब वो मोशन में रहता है, तो ये किसका एग्जांपल आपका है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ग्रेविटेशनल या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए जो मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप जो आपका रहता है, तो ये एग्जाम्पल आपका है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका रहता है, तो ये तब एग्जिस्टेंस में आता है जब कोई बॉडी एक सर्किल में मूव कर रहा होगा। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल कब होगा कि जब जो उसका जो मतलब कि जो फोर्स एग्जर्ट जो होती है तो वो सेंटर की तरफ होती है, टुवर्ड्स इनवर्ड सेंटर की तरफ, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एग्जिस्ट होगा। तो टॉप जो आपका रहता है स्पिनिंग टॉप, ये एग्जांपल आपका है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो देखिए इसके रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं जो आपका ये दोनों फोर्स जो रहते हैं, तो इसके क्वेश्चन अभी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमने आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बता दिया यहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है वो अगर सर्किल में मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो है एक फोर्स आपका लगता है जो कि डायरेक्ट करता है उसको टुवर्ड द सेंटर की तरफ। तो इस केस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब कंडीशन क्या है कि बॉडी जो है सर्किल मूव करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर वो डायरेक्ट कर रहा होगा सेंटर की तरफ, तो वहाँ पे आपका रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल आपका है। तो इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मून है, मून का कंपेरिजन बात करते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है अर्थ और मून के बीच में, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स जो लगती है तो वो इनवर्ड की तरफ रहती है। फिर इसके अलावा देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यदि हम बात करते हैं, तो ये फोर्स आपका जो है उस समय एक्ट करेगा जब बॉडी कोई मान लीजिए वो सर्किल में रिवॉल्व कर रही होगी। और यहाँ पे जो फोर्स लगती है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगती है, यानी कि बाहर की तरफ। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि जो टायर जो रहता है, आप देखते होंगे अगर वो मड उसमें लग जाती है यानी मिट्टी लग जाती है, तो आप देखते होंगे कि जो मड रहता है तो वो आपका बाहर की तरफ मतलब जिधर उधर उधर जो है छितरा जाता है। तो इसीलिए उसके ऊपर में मेड गार्ड लगाए जाते हैं ताकि जो है उसको डर्टी होने से बाइक को या फिर जो व्हीकल जो रहते हैं तो उनको बचाया जा सके। तो ये एग्जांपल आपका है सेंट्रीफ्यूगल का, क्योंकि यहाँ पे भी सर्किल में जो टायर है मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है तो वो आपका आउटवर्ड में लग रही है। तो ये एग्जांपल आपका सेंट्रीफ्यूगल का। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप करते थे एक रियल फोर्स का एग्जांपल नहीं है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स आप करते थे एक रियल फोर्स का एग्जांपल है। तो आई होप कि अब ये दोनों एग्जांपल आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाएगा तो आप लोग उसको आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ था कि मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, तो इसमें देखिए जो रहता है आपका, तो ये सेंटर के इनवर्ड लगती है, तो इसीलिए एग्जांपल आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि व्हेन द कार टेक्स ए बेंड द फोर्स दैट पुशेस अस टू द आउटसाइड ऑफ द कर्व इज। अब जैसे मान लीजिए कोई कार अगर मान लीजिए कि वो बेंड करता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि मान लीजिए बेंड करता है और उसको अगर कर्व में हम बेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक फोर्स लगता है जो कि हमें आउटसाइड की तरफ पुश करता है, तो यहाँ पे किसके चलते होती है, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती लगती है। इसी कारण से जो है हमें लगता है कि हम लोग आउटसाइड की तरफ पुश हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि अ लिक्विड ड्रॉप contracts because of the attraction of its particle and occupies the smallest possible area. This phenomena is known as। तो देखिए जो लिक्विड ड्रॉप जो रहता है आपका, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कर जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है पार्टिकल के बीच में आपस में अट्रैक्शन होती है, और वो जो है ऑक्युपाई करता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया को। तो इस फिनोमिना क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसका देखिए फिनोमिना इसके पीछे होती है दैट इज सरफेस टेंशन का। तो देखिए सरफेस टेंशन एक फिनोमिना होती है जिसमें कि मान लीजिए कोई भी अगर पार्टिकल होता है तो वो स्मॉलेस्ट एरिया पॉसिबल एरिया को ऑक्युपाई करने का वो कोशिश करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है सरफेस टेंशन का, तो ये लिक्विड ड्रॉप के लिए भी सेम अप्लाई होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और उसके बाद स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया को जो है ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया को ये ऑक्युपाई करता है ये। तो यहाँ पे हम लोग जो है सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये फिनोमिना होती है लिक्विड ड्रॉप में। आप देखते होंगे कि वो जो ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है अपना मिनिमम सरफेस एरिया को, और वो इस तरीके से बिहेव करे जैसे उसके अंदर में कोई टेंशन हो। तो यहाँ पे जो है आप देखते होंगे कि जो वो रहता है उसका, तो पॉसिबली वो शेप अक्वायर कर लेता है स्फेयर का।
तो क्योंकि देखिए स्फेरिकल जो शेप रहता है तो उसके अंदर में एक मिनिमम पॉसिबल एरिया होती है, तो इसी कारण से जो है वो अपना जो इस पे जो शेप रहता है तो वो स्फेरिकल में चेंज कर लेता है। तो इसके पीछे जो फिनोमिना आपकी रहती है आप लोग एग्जांपल के थ्रू भी याद कर सकते हैं, जैसे रेन ड्रॉप आपका हो गया या फिर स्मॉल लिक्विड ड्रॉप जो रहते हैं तो उनका स्फेरिकल शेप होती है। ये सरफेस टेंशन के चलते होती है, क्योंकि जो स्फेरिकल शेप में जो बॉडी का जो सरफेस जो एरिया होती है तो वो मिनिमम होती है, तो इसी कारण से वो इस एरिया को यानी कि स्फेयर का जो शेप है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इसका एग्जांपल आप और भी आप देख सकते हैं, जैसे जो लीड बॉल्स होते हैं तो वो भी स्फेरिकल शेप में उनको बनाई जाती है। इसके अलावा आप इसका एग्जांपल आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं, जो ब्रिसल्स होती है शेविंग ब्रश का या फिर जो पेंटिंग ब्रश का, जब आप उसे वाटर के अंदर में आप उसे डीप करते हैं यानी कि वाटर के अंदर आप डालते होंगे अंदर में, तो देखते होंगे कि जो ब्रश का जो जो ब्रिसल्स रहती है तो वो स्प्रेड कर जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे ब्रश को पानी से बाहर आप ले आते हैं तो आप देखते होंगे कि जो ब्रिसल्स जो रहते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम फिनोमिना आपका है सरफेस टेंशन का ही। तो ये चीज़ आपका है यहाँ पे याद रखनी है, और ये स्फेरिकल शेप इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जो है स्फेरिकल शेप में मिनिमम सरफेस एरिया होती है, इसीलिए वो स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि प्रेशर इज मेज्ड इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पे देखिए प्रेशर का सिंपल आपसे डेफिनेशन ही पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन में दिया मास एंड डेंसिटी, वर्क डन, फोर्स एंड एरिया या फिर फोर्स एंड डिस्टेंस। तो प्रेशर जो है मेनली मेजर किया था इन टर्म्स ऑफ फोर्स और एरिया का। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपका होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब देखिए एरिया आपका जितना ज़्यादा रहेगा, एरिया अगर जितना ज़्यादा आपका रहेगा तो प्रेशर वहाँ पे जो है आपका उतना ही कम लगेगा, लेकिन एरिया अगर जितना कम होगा आपका तो प्रेशर वहाँ पे जो है आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये जो रीज़न है आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू भी, जैसे नाइफ आपका रहता है देखते हैं कि वो जितना ज़्यादा अगर उसका सरफेस कम रहेगा तो वो उतना ज़्यादा नोकीला होगा, उतना ही प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा। उसी तरीके से कील का भी जो एग्जाम्पल रहता है तो आप देखते होंगे कि जो उसका नुकीला जो पार्ट रहता है तो वो उसकी एरिया बहुत ही कम रहती है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा। लेकिन वहीं पे मान लीजिए अगर वो ब्लंट हो जाएगा उसका यानी कि जो नुकीला अगर कम हो जाएगा तो आप देखते होंगे प्रेशर कम लगती है वहाँ से। तो यही रीज़न है इसके पीछे। तो प्रेशर मेजर करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ फोर्स और एरिया कंपेरिजन में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर बेस्ड ऑन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में फ्लोट आपका करता है तो इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल रहती है। तो यहाँ पे देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो है सिद्धांत यहाँ पे काम करती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्किमिडीज के रिलेटेड जो फिनोमिना आपका है तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका है तो इसके पीछे ये जो रहती है यहाँ पे प्रिंसिपल के पीछे कि जैसे कोई बॉडी आपका है अगर उसे हम लोग वाटर के अंदर में मान लीजिए उसे होली या फिर पार्शियली इमर्ज करते हैं, तो उसके अंदर में जो है फ्लूइड के अंदर में जो है पार्टिकल जो है वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगी। अब यहाँ पे देखिए जो अपथ्रस्ट जो रहता है तो वो जो फ्लूइड जितना उसने डिस्प्लेस किया हुआ है तो उसके वेट के बराबर लगती है। अब यही अपथ्रस्ट के चलते है कि जो ऑब्जेक्ट आपका रहता है अपेरेंटली मान लीजिए जो उसका वेट जो रहती है तो वो कम हो जाती है जब उसे हम लोग फ्लूइड के अंदर में इमर्ज करते हैं। तो अब इसके केसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे मान लीजिए कि जो बॉयंसी का इफेक्ट क्या होगा डिफरेंट वेट का। तो वेट अगर मान लीजिए ये जैसे दिया कंपेरिजन में आपका जैसे कि W ग्रेटर देन U, अब यहाँ पे देखिए जो W जो आपका यहाँ पे है तो ये दिया हुआ है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का, और U है आपका ऑफ थ्रस्ट, यानी कि अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रस्ट अगर ग्रेटर होगा तो बॉडी जो है सिंक कर जाएगा यानी कि वो डूब जाएगा, जो फर्स्ट केस आपका है। जैसे कॉइन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इस केस में जो कॉइन आपका रहता है तो उसका वेट ज़्यादा रहता है ऑफ थ्रस्ट के कंपेरिजन में, क्योंकि वो जो वेट लगता है मतलब जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस कर पाता है जो वेट उसका है तो वो उतना नहीं होता है यहाँ पे, ऑफ थ्रस्ट कम लगती है इस केस में, तो इसीलिए वो डूब जाएगा। लेकिन यहीं पे मान लीजिए कि अगर जो वेट है बॉडी का वो कम है ऑफ थ्रस्ट के कंपैरिजन में तो बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं प्लास्टिक का हो गया या फिर और बलून का आपका हो गया, तो उस केस में वेट उसका कम होता है ऑफ थ्रस्ट के कंपैरिजन में, तो इसलिए वो फ्लोट करता है। और वहीं पे दोनों अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट करता है बॉडी के ऊपर में जब वो फुल्ली इमर्ज रहेगा फ्लूइड के अंदर में तो वो जीरो हो जाती है। तो ये सारे तीन कंडीशन है जो आप लोग याद रखना है इनको। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि द बिल्डिंग अप एंड द मूवमेंट ऑफ ए शिप इज बेस्ड ऑन, तो जो देखिए जो शिप का मूवमेंट जो रहती है तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड रहती है, तो यहाँ पे भी देखिए सेम सिद्धांत आपका रहता है आर्किमेडिक प्रिंसिपल का, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ए टेम्परेचर कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर रहती है तो उसका मेजर पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको फॉरेनहाइट में, तो आपको जो है तीनों स्केल में आपको याद रखने होंगे, जैसे नॉर्मल का
कंडीशन में डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कितनी होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो नॉर्मल कंडीशन रहती है तो दैट इज़ 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री के बीच में होती है। वहीं फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो ये आपका रहता है 97.7 से लेकर 99.5 फ़ारेनहाइट के बीच में रहती है। तो ये आपका है नॉर्मल टेम्परेचर। वही पर्सन को मान लीजिए अगर फीवर हो जाती है तो उसका जो टेम्परेचर है तो वो 37.5 से लेके ग्रेटर रहता है या फिर 35 38.8 38.3 के बराबर रहती है। और यही फ़ारेनहाइट स्केल में अगर आप इसे देखते हैं तो ये रहता है 99.5 से लेके या फिर जो है आपका ये और 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट रह सकती है। तो यहाँ पे सिंस नॉर्मल आपका पूछा गया था तो नॉर्मल कंडीशन में कितनी रहेगी तो देखिए इसमें दिया हुआ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97, 98.6, तो ये जो है आपका रेंज में आ रहा है। तो इसीलिए क्या रहेगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप लोग जो है इसे दोनों को याद रखना, दोनों में से आपका किसी भी पूछा जा सकता है और किसी भी स्केल में आपसे पूछे जा सकती है। तो इन दोनों को आप लोग जो है याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, तो कौन सा इसमें से एक टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है। तो देखिए दिया हुआ डिफ्यूजन, रिफ्लेक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टडी किया होगा दैट इज हीट ट्रांसफर का। तो इसमें से डिफ्यूजन भी आपका है, कन्वेक्शन भी है, रेडिएशन भी है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो होती है किसी भी टाइप का हीट ट्रांसफर का आपका जो है नहीं है टाइप। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो होते हैं तो वो आपका बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ होते हैं हीट का ट्रांसफर, जो आपका इसमें कंडक्शन रहता है आपका यहाँ पे, और इसी को हम लोग डिफ्यूजन भी बोलते हैं हम लोग, और वहीं दूसरा आपका कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन है। तो यहाँ पे टेबल में आपका दिया हुआ है तीनों कंपेरिजन करते हुए, तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेना। तो कंडक्शन में देखिए यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर आपकी होती है तो ये जैसे ऑब्जेक्ट के बीच में आपका होगा यहाँ पे, तो वो जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर आपस में रहेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो तब ये होगी कंडक्शन। यानी कि हीट ट्रांसफर कंडक्शन का अगर हो तब दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो तब होगी। और वहीं कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें आपका जो हीट ट्रांसफर होती है तो ये फ्लूइड के विद इन होती है। और वहीं रेडिएशन जो आपका है तो जो हीट ट्रांसफर आपका आता है यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है, जिसमें कि पार्टिकल्स का बिना इन्वॉल्वमेंट के चलते होती है। और इसके और आप डिफरेंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर आपका रहता है यहाँ पे कंडक्शन के अंदर में तो ये होता है आपका दैट इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर के चलते। और वहीं पे जो कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर आपकी होती है यहाँ पर तो ये होता है डेंसिटी के डिफरेंस के चलते। और वहीं पे रेडिएशन जो आपका तो हीट ट्रांसफर आपका जो रहता है यहाँ पे तो ये जो है सभी ऑब्जेक्ट में ये आकर आपका होता है जिसमें भी टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से ग्रेटर होगी। फिर इसके बाद आप और भी कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए जो कंडक्शन प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर जो फिनोमिना आपकी रहती है तो ये आपका हीट ट्रांसफर जो है स्लो होती है। और वहीं पे हीट ट्रांसफर अगर कन्वेक्शन की बात करते हैं तो इसमें फास्टर आपका होता है एज कंपेरिजन टू कंडक्शन। और वहीं पे रेडिएशन में इसमें जो हीट ट्रांसफर आपका होता है फास्टेस्ट होती है इन दोनों कंपैरिजन में। तो इन सभी को कंपैरिजन के थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। और वहीं पे देखिए और भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो कंडक्शन आपका रहता है तो इसमें हीट ट्रांसफर आपका जो होता है यहाँ पे तो ये जो है आपका हीटेड सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। और वहीं पे जो कन्वेक्शन के अंदर में जो आपका हीट ट्रांसफर होती है तो ये आपका इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया इसका यहाँ पे एयर और वाटर के बीच में जो हीट ट्रांसफर आपके होते हैं तो वो आपका एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। और वहीं पे रेडिएशन जो आपका तो ये जो हीट ट्रांसफर आपकी होती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है। तो ये तीनों कंपैरिजन है जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो आई होप कि इसके बेसिस पे जो है आप लोग अब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड आप लोग उसको कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ जो है कंटेंट हमने पीडीएफ में ऐड किया हुआ है तो आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे पीडीएफ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट जीरो रेफर्स टू। तो एब्सोल्यूट जीरो जो है ये रेफर्स कौन से टेम्परेचर को करता है। तो देखिए जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो आपका रहता है तो ये वो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर में रहती है, यानी कि जिसके अंदर में लोएस्ट एनर्जी होती है इस टेम्परेचर पे। तो ये अगर टेम्परेचर आपका डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट रहती है, जैसे मान लीजिए सेल्सियस में आपका दिया रहे या फिर फॉरेनहाइट में रहे या फिर केल्विन में रहे, तो तीनों को आपको याद रखना है। अगर वहीं पे हम सेल्सियस की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और वहीं इसको अगर फॉरेनहाइट स्केल में आप देखिएगा तो ये होता है इसके वैल्यू -459.67। और वहीं केल्विन में 0 केल्विन होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ तो इसलिए क्या होगा शून्य से, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि सेंटीग्रेड इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नेम्ड आफ्टर हुम। तो सेंटीग्रेड जो है आपका एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो ये किसके नाम के ऊपर किसके नाम के आफ्टर ये रखी गई थी। तो ये जो है आपका एंड्रो सेल्सियस के नाम से ये रखी गई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है वाटर का कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है तो ये जो है आपका इसमें देखिए फॉरेनहाइट स्केल में आपकी दी हुई है। तो यहाँ पे हमने टेबल में बनाया हुआ है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। जैसे
आपको पूछा जाता है क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, ये डिफरेंट स्केल में। जैसे केल्विन स्केल की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 के, और वहीं फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का केल्विन स्केल में 273 के। और वहीं पे देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वही फ्रीजिंग होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इन दोनों स्केल में आप तीनों स्केल आप लोग याद रखना। और वहीं पे फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वाटर का, तो वह है आपका दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहीं पे फ्रीजिंग पॉइंट आपका है जो फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और वहीं पे एक और आपका रहता है एब्सोल्यूट जीरो का, तो ये जीरो के आपका होता है केल्विन में, -273 डिग्री सेल्सियस आपका हो गया सेल्सियस स्केल में, और -460 अप्रॉक्सीमेटली आपका हो गया फ़ारेनहाइट स्केल में। तो इन सभी को जो है आप लोग याद रखना, इस टेबल को इनफैक्ट आप लोग अच्छे से याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे जरूर। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है आपका आगे भी लेक्चर ये चलता रहेगा आपका एग्जामिनेशन तक। और भी आगे हम लोग सीरीज करते रहेंगे जनरल साइंस का, और साथ में जनरल जीके का भी हम लोग करते चलेंगे। तो जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन के थ्रू ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, और जो कंटेंट जो हमने ऐड किया वो पीडीएफ में, तो वो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए टाइम कम रह गया है, तो इसीलिए जो है आप लोग क्वेश्चन के थ्रू भी कर सकते हैं इसको, और साथ में कॉन्सेप्ट भी हम आपको यहाँ पे बताते चल रहे हैं। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को भी आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको जो सारे ये सारे क्वेश्चन भी और साथ में जो कंटेंट है इसमें वो पूरे आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा ऑलरेडी हमने और भी बहुत सारे पीडीएफ हमने अपलोड किए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि है इसमें आपका करंट अफेयर का भी